नमस्ते क्लास। आज के इस मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ना बिना कोई बहस किए, बिना आप पे कोई प्रेशर डाले या कोई सीधा ऑर्डर दिए बिना ही आपसे अपनी बात मनवा लेते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे डिसीजन आपका था। आज हम ह्यूमन बिहेवियर के इसी दिलचस्प साइंस की गहराई में जाने वाले हैं। हम रिवर्स साइकोलॉजी के 13 मैकियावेलियन नियमों को डिकोड करेंगे। तो फटाफट अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। और हाँ, इसे किसी जादू टोने की तरह नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग असल में काम कैसे करता है उसके एक प्रॉपर डीप एकेडमिक स्टडी के रूप में दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हमें अपना बेस क्लियर करना होगा। आखिर ये रिवर्स साइकोलॉजी है क्या चीज़? देखिए, कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन या हेरफेर कह देते हैं, कुछ इसे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी मानते हैं, लेकिन अगर हम इसके कोर में जाएं तो ये ह्यूमन रेजिस्टेंस को बाईपास करने का, यानी उससे बचने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। यहाँ सबसे क्रूशल बात पता है क्या है? ये इंसान की उस बेसिक नीड को समझने के बारे में है, जिसे हम ऑटोनॉमी या स्वतंत्रता की चाह कहते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली कंट्रोल चाहता है भाई। तो जब हम रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा है। हम बस ह्यूमन नेचर की एक गहरी साइंटिफिक समझ को अप्लाई कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को लगे कि वो पूरी तरह आज़ाद है और डिसीजन उसी का है। अच्छा, आज के इस सेशन का हमारा जो सिलेबस रहेगा वो कुछ इस तरह से है। हम इन 13 अलग अलग नियमों को बिहेवियरल साइंस के 6 मॉड्यूल्स में बांटकर समझेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे मानव मन और इन्फ्लुएंस से, फिर देखेंगे विकल्प और स्वतंत्रता का भ्रम, इसके बाद अहंकार और पहचान का मनोविज्ञान, फिर मौन और समर्पण की रणनीति, कमी और धारणा का खेल, और आखिर में हम प्रभाव बनाम हेरफेर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पहला मॉड्यूल शुरू करते हैं, जो है मानव मन और इन्फ्लुएंस। देखिए, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के तौर पर आपको जो सबसे बेसिक बात समझनी चाहिए वो ये है कि हमारा इंसानी दिमाग नेचुरली, बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन की तरह सीधे ऑर्डर्स को रिजेक्ट करता है। मतलब जैसे ही कोई कहता है ये काम अभी करो, हमारे अंदर तुरंत एक रेजिस्टेंस की आवाज उठती है कि मैं क्यों करूं। ये हमारा एक ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म है। हम इंसान ना बाय डिफॉल्ट अपनी आज़ादी के भूखे होते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे मॉड्यूल पर, विकल्प और स्वतंत्रता का भ्रम, यानी इल्यूजन ऑफ चॉइस। अब सोचिए, अगर हमें पता है कि हमारा दिमाग डायरेक्ट ऑर्डर्स को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए, तो फिर हम किसी की डिसीजन को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हैं? यहीं पर खेल शुरू होता है। हमें उनकी आज़ादी की चाहत और हमारे अपने गोल्स के बीच एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस बनाना होता है। और यही चीज़ हमारे नियम नंबर 1 को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करती है, विकल्प का भ्रम या इल्यूजन ऑफ चॉइस। जरा इमेजिन कीजिए, एक पेरेंट सीधा ऑर्डर देता है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। तो क्या होता है? बच्चे का दिमाग तुरंत भागने का रास्ता खोजने लगता है। वो कहेगा थोड़ी देर में करता हूँ, या कोई बहाना बना देगा। लेकिन अब दूसरे तरीके को देखिए। अगर आप पूछें, आप पहले मैथ्स पढ़ोगे या साइंस, बस ये तरीका बच्चे के उस रेजिस्टेंस को पूरी तरह से बाईपास कर देता है। आपने उसे ऑप्शंस दे दिए। अब उसका दिमाग ये डिसाइड करने में इतना बिजी हो जाता है कि मैथ्स पढ़ें या साइंस, कि वो पढ़ाई करने का जो असली टास्क था उसका विरोध करना ही भूल जाता है। बच्चे को लगता है कि कंट्रोल उसके हाथ में है, लेकिन सच तो ये है कि डेस्टिनेशन आपने पहले ही तय कर दी थी। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब हम किसी को बहुत ज्यादा आज़ादी दे देते हैं? आपने कभी नोटिस किया है कि किसी रेस्टोरेंट में 50 अलग अलग डिशेस वाला मेन्यू देखकर खुशी के बजाय टेंशन क्यों होने लगती है? यही है हमारा नियम 7, स्वतंत्रता की चिंता या एंजाइटी ऑफ फ्रीडम। इसे हम एकेडमिक्स में चॉइस ओवरलोड भी कहते हैं। हमें लगता है कि ज्यादा ऑप्शंस मतलब ज्यादा खुशी, राइट? लेकिन न्यूरोलॉजिकली जब हमारे सामने 50 ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग उन सबको प्रोसेस करते करते थक जाता है। हमें डर लगने लगता है कि कहीं हम गलत चीज़ तो नहीं चुन रहे। तो यहाँ से क्या लेसन मिलता है? अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन ले, तो उन्हें एंडलेस फ्रीडम मत दीजिए। उन्हें बस कुछ लिमिटेड और एकदम क्लियर ऑप्शंस दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मॉड्यूल की तरफ, अहंकार और पहचान का मनोविज्ञान। देखिए, सिर्फ चॉइसेस के अलावा भी हम दूसरों से कितने इन्फ्लुएंस होंगे, ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि हम खुद को क्या समझते हैं, हमारा प्राइड, हमारा ईगो कैसा है। हम सब ने ना अपने दिमाग में खुद की एक इमेज बना रखी है, और उस इमेज को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन बिहेवियर के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स में से एक है। चलिए इसे समझने के लिए एक फॉर्मल एकेडमिक टर्म पर नजर डालते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। ये तब होता है जब किसी इंसान को लगता है कि उसकी आज़ादी छीनी जा रही है। और यही चीज हमारे नियम 2 को समझाती है, फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। आपको आदम और हव्वा की वो मशहूर कहानी तो याद ही होगी। उनके पास एंजॉय करने के लिए पूरा का पूरा स्वर्ग था, लेकिन जिस एक पेड़ के फल खाने पर बैन लगा दिया गया, वो उनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया। क्यों?
क्योंकि कोई भी बैन सिर्फ एक रूल नहीं बनाता, वो एक भयंकर क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है और इसी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। जब भी आप किसी मार्केटर को कहते सुनते हैं ना कि ओनली 100 पीसेस लेफ्ट, तो वो प्रोडक्ट को इररेजिस्टिबल बनाने के लिए लिटरली इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकना चाहता हूँ और अपनी क्लास से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जरा सोच कर बताइए, क्या किसी की एबिलिटी पर डाउट करना सच में उसका सबसे बड़ा मोटिवेटर बन सकता है? इसके बारे में थोड़ा सोचिए। अगर कोई आकर आपसे कहे, यार मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे, तो आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है? आपका वो रिएक्शन ईगो और आइडेंटिटी से जुड़े हमारे इन नियमों को परफेक्टली सेटअप करता है। नियम 6 और नियम 9 पूरी तरह से ईगो चैलेंज और कंस्ट्रक्टिव पेसिमिज्म पर बेस्ड हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्पोर्ट्स कोच अपने थके हुए एथलीट से कहता है, शायद तुम अभी इस लेवल के लिए रेडी नहीं हो। बस उसी पल उस एथलीट का ईगो हर्ट हो जाता है। अब बात प्रैक्टिस की रह ही नहीं जाती, अब बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने की हो जाती है। फिर आता है हमारा नियम 5, मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप तो बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, तो वो सबकॉन्शियसली उसी इमेज के हिसाब से बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो खुद उस शीशे को तोड़ना नहीं चाहता। और फाइनली नियम 10, इम्प्लांटेड आइडिया। किसी को ये बताने के बजाय कि उसे क्या करना है, आप बस एक गाइडिंग सवाल पूछ लेते हैं, जैसे क्या आपको लगता है इसे करने का कोई और बेटर तरीका हो सकता है? जब वो खुद उस जवाब तक पहुंचते हैं, तो वो अपनी पूरी जान लगाकर उस आइडिया को डिफेंड करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आइडिया उनका अपना था। चलिए अब चलते हैं हमारे चौथे मॉड्यूल की ओर, जो है मौन और समर्पण की रणनीति। आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में हमें यही सिखाया जाता है ना कि पावरफुल होने का मतलब है जोर से बोलना, अग्रेसिव होना और हर बात का जवाब देना। लेकिन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये समझना होगा कि असली साइकोलॉजिकल पावर बहुत बार एकदम शांत और पैसिव रहने में होती है। हमारे नियम 3 को ही देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक सरेंडर यानी रणनीतिक समर्पण। मान लीजिए आप किसी के साथ एक बहुत ही गर्मा-गर्म बहस में हैं। सामने वाले ने खुद को डिफेंड करने के लिए एक बहुत बड़ी मेंटल दीवार खड़ी कर ली है। अब अगर आप जीतने के लिए पलटकर बहस करेंगे, तो वो दीवार और ऊंची हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर आप अचानक से कह दे, आप जानते हैं क्या, शायद आप सही कह रहे हैं। बस खत्म, पूरा का पूरा इक्वेशन उसी पल पलट जाता है। अचानक से हार मान लेने से आप उस लड़ाई को ही खत्म कर देते हैं। सामने वाले की वो डिफेंसिव दीवारें भरभरा कर गिर जाते हैं, क्योंकि अब अपोज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और आप नोटिस करेंगे कि खतरा टल जाने के बाद बहुत बार वो खुद ही अपने एक्सट्रीम ओपिनियन को सॉफ्ट करने लगते हैं। है ना कमाल? और यही चीज हमें सीधा नियम 4 से जुड़ती है, साइलेंस यानी मौन की शक्ति। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि हमारे इंसानी दिमाग को बातचीत के बीच का वो सन्नाटा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। किसी इंटरव्यू के बारे में सोचिए, आपने एक जवाब दिया और इंटरव्यूअर बस आपको एकदम सन्नाटे में घुरता रहता है, कुछ नहीं बोलता। उफ, वो एक बहुत ही भारी ऑकवर्ड साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देता है। और उस प्रेशर से बचने के लिए आप खुद ही फिर से बोलना शुरू कर देते हैं और अक्सर नर्वसनेस में वो बातें भी बता देते हैं जो आप छुपाना चाहते थे। तो याद रखिए, बातचीत में साइलेंस सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत ही शार्प वेपन है। चलिए 2 और पैसिव टैक्टिक्स पर बात करते हैं। नियम 8 यानी फॉल्स वीकनेस और नियम 12 यानी कंट्रोल्ड इनकॉम्पिटेंस। अगर आप नेगोशिएशन में एकदम पावरफुल बनकर जाते हैं, तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव होकर अपने पत्ते छुपा लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, एक झूठी कमजोरी का नाटक करते हैं, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने असली इरादे खुद ही उगल देते हैं। इसी तरह ऑफिस में हम कंट्रोल्ड इनकॉम्पिटेंस देखते हैं। जो इंसान ये साबित कर देता है कि वो हर काम में परफेक्ट है, बॉस उसी पर सारा काम लाद देते हैं। तो जिन कामों से आप बचना चाहते हैं, उनमें जानबूझकर थोड़ा सा खराब परफॉर्म करके आप असल में अपनी एनर्जी और टाइम उन चीज़ों के लिए बचा रहे होते हैं जो आपके लिए वाकई मैटर करती हैं। और ये हमें ले आता है हमारे 5वें मॉड्यूल पर, कमी और धारणा का खेल यानी गेम ऑफ स्कैर्सिटी एंड परसेप्शन। यहाँ हम ये एनालाइज करेंगे कि बाहरी चीज़ें हमारे रियलिटी और वैल्यू देखने के नज़रिए को कैसे डिस्टॉर्ट कर देती हैं। हमारा दिमाग ना चीज़ों को कभी भी एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखता, वो हमेशा चीज़ों को रिलेटिविटी में यानी एक दूसरे से कंपेयर करके देखता है। नियम 11 इसी कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल को बहुत खूबसूरती से समझाता है। मान लीजिए आप कोई डील करने गए हैं और जो पहला नंबर आपके कानों में पड़ता है वो है 80,000 का ऑफर। ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा एंकर सेट कर देता है। अब जब वो इंसान 50,000 पर नीचे आता है तो अचानक से आपको लगता है, अरे वाह, ये तो बहुत सही डील है। लेकिन अगर आपने शुरू से ही सिर्फ 50,000 का ऑफर सुना होता तो शायद आप उसके लिए भी जमकर बार्गेन करते।
समझे आप, हमारा दिमाग 2 पॉइंट्स के बीच के गैप यानी कॉन्ट्रास्ट पर डिसीजन लेता है, ना कि उस एक्चुअल नंबर पर। और यही कॉन्सेप्ट हम नियम 13 में भी देखते हैं, स्ट्रैटेजिक विड्रॉल, जो बेसिकली स्कैसिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब कोई भी चीज़ हर वक्त अवेलेबल होती है, चाहे वो सुपरमार्केट में रखा कोई प्रोडक्ट हो या किसी रिलेशनशिप या बिजनेस में आपका अपना टाइम, तो उसकी परसीव्ड वैल्यू अपने आप गिर जाती है। लोग उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लेकिन जिस मोमेंट कोई ब्रांड लिमिटेड एडिशन निकालता है या जिस मोमेंट आप डिसाइड करते हैं कि आप थोड़ा पीछे हटेंगे और कम अवेलेबल रहेंगे, आपकी वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है। क्योंकि स्कैसिटी यानी कमी इंसानी दिमाग को ये सिग्नल देती है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जब हम अपनी इस मास्टर क्लास के बिल्कुल आखिर में पहुंची गए हैं, तो हमें अपने फाइनल और शायद सबसे क्रूशियल मॉड्यूल पर बात करनी चाहिए, इन्फ्लुएंस वर्सेस मैनिपुलेशन, यानी प्रभाव बनाम हेरफेर। हमने अभी अभी ह्यूमन साइकोलॉजी के 13 बहुत ही डीप और मैकियावेलियन रूल्स को डिकोड किया है, और मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितनी पावरफुल नॉलेज है। लेकिन आपको हमेशा एक कोर प्रिंसिपल याद रखना होगा। ज्ञान का उपयोग लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए किया जाना चाहिए। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के तौर पर आपके लिए एक एथिकल बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन मैकेनिज्म्स को सीखने का मोटिव कि इल्यूजन ऑफ चॉइस कैसे काम करता है, ईगो हमारे डिसीजंस को कैसे ड्राइव करता है, या साइलेंस कैसे लोगों के डिफेंस को तोड़ता है, इसका मकसद कोई विलन या मैनिपुलेटर बनना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो डीप सेल्फ अवेयरनेस का एक टूल है। जब आप इन नियमों को समझ जाते हैं, तो आप खुद को दूसरों के मैनिपुलेशन से बचा पाते हैं, और आप सीखते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स को एम्पैथी और एक समझदारी के साथ कैसे हैंडल किया जाए। तो क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं आपको सोचने के लिए एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने डिसीजंस इन हिडन रूल्स के आगे कितने वल्नरेबल हैं? जरा सोचिएगा। आपकी वो पिछली कोई बड़ी शॉपिंग या वो आखिरी बहस जहां आपने गिव अप कर दिया था, क्या आप वाकई में एकदम लॉजिकल होकर सोच रहे थे, या फिर आपके कॉग्निटिव बायसेस को इन 13 नियमों के जरिए धीरे धीरे बिना आपको पता लगे गाइड किया जा रहा था? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपने आसपास इंसानी दिमाग कैसे काम कर रहा है, उस पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।